हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बिहार पुलिस नई भर्ती में आज हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए और वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ बिहार द्रोह का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और हम लोग बहुत जल्द ही करेंट का और सार संग्रह का मास्टर वीडियो लाने वाले हैं। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज शुरू में ही 5 प्रश्न मैथ का दे दिया गया है और इसके बाद 5 इंग्लिश का दिया गया है। इसके बाद और आगे मिलेगा मैथ और इंग्लिश। इसका आंसर बता देते हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर बी सही है। और दूसरा जो नंबर है इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका भी आंसर डी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, इसका आंसर डी हो जाएगा, 237.1/2% हो जाएगा। और चौथा नंबर प्रश्न है, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इस मैथ को बनाइएगा जरूरी। और पांचवा नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर है ए हो जाएगा, 4 की का हो जाएगा। और यहाँ से 5 प्रश्न इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, इसका आंसर कंटिन्यू हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू इंग्लिश। इसमें पूछा जा रहा है कि वह कहीं नहीं जा सकता है, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ही कैन नॉट गो एनीवेयर हो जाएगा, इसका आंसर सी सही है। आठवां नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द मीनिंग क्लियर। डोंट बी वर्क होल, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही है। चूज द ऑप्शन दैट कंटेंट एरर। इसमें दिया गया है कि बॉयज हैव डन मिस्टेक्स, इसमें कौन सा गलत दिया गया है? तो बॉयज हैव डन या मिस्टेक, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। 10वां नंबर प्रश्न है, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें रॉन्ग कौन सा दिया गया है? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, इसका आंसर ए गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। तो इससे उत्पन्न गैस कौन कौन सा होता है? तो इससे हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। इससे और भी प्रश्न है कि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग करके सोना एवं चांदी का शुद्धिकरण किया जाता है। समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और मूत्र का पीएच मान 6 होता है। 12 नंबर प्रश्न है कि फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग करके धातु क्रम के लिए किया जाता है। तो धातु क्रम के लिए किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें सल्फाइड अयस्क का उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर जो है ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि? तो क्योंकि वह जो है एक द्रव है, इसका आंसर जो है ए सही है। इसमें और भी प्रश्न है, स्पिरिट का प्रयोग एल्कोहल C2H5OH उद्योग में किया जाता है। गन पाउडर की खोज रोजन बैंकन ने किया था। RDX का खोज 1899 ईस्वी में हेंस हेनिंग के द्वारा किया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को RDX विस्फोट के पदार्थ के द्वारा कर दिया गया था। 14 नंबर प्रश्न है, पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, टेट्रा एथिल सीसा का उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा है? तो इसमें कास्ट के आसवन द्वारा जो बनाया गया अल्कोहल है वह कौन सा अल्कोहल है? तो वह अल्कोहल मेथिल अल्कोहल है, इसका उत्तर जो है ए सही है। मेथिल अल्कोहल का सूत्र CH3OH होता है। एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। एथिल अल्कोहल को अनाज अल्कोहल भी कहा जाता है। इसमें और भी है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन जो है यह किसकी रचना है? तो यह रचना मोहन राकेश का है, इसका उत्तर डी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, वैदिक हिंसा न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण करेगा। तो वैदिक हिंसा डैश न भवती, इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, इसमें हिंसा भरा जाएगा। वैदिकी हिंसा न भवती, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को दौरा करेंगे, वाक में कौन सा काल है? तो प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को दौरा करेंगे, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें समान भविष्य काल है, इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है,
निम्न में सही शब्द का चयन करना है। इनमें कौन सा सही शब्द दिया गया है? इसमें मृदुल जो है यह सही शब्द दिया गया है, यह सही लिखा गया, तो इसका उत्तर सी सही है। सही वर्तनी को चुनना है, इसमें सही कौन सा है? इसमें सही जो है, इसमें निरीश्वरवादी जो है यह सही दिया गया है, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है विशिष्ट ऊष्मा का सही मात्रा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का सही मात्रा क्या होता है? इसका उत्तर जो है डी दिया गया है, इसका उत्तर डी सही है। निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो सबसे कम जो होता है गामा किरणें का होता है, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता क्या होगा? तो इसमें नई प्रतिरोधकता जो है क्या हो जाएगा? तो नई प्रतिरोधकता वही हो जाता है जो पहले से दिया जाता है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होता है? तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में विद्युत धारा जो है यह क्या होता है? तो विद्युत धारा आधी घट जाती है, इसका उत्तर बी सही है। 25 नंबर प्रश्न है जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहां वैद्युत विभव भी क्या होगा? तो वहां वैद्युत विभव भी जो है क्या हो जाएगा? तो यह उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है, इसका उत्तर सी सही है। 26 नंबर प्रश्न है एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है तो इसके लिए नियत क्या है? तो इसके लिए नियत क्या है? तो इसके लिए नियत गतिज ऊर्जा है, इसका उत्तर जो है डी सही है। 27 नंबर प्रश्न है निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? तो खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? तो खुले फ्यूज का जो प्रतिरोध है वह अनंत होता है, इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेरित धारा की दिशा निम्न के कारण प्राप्त होती है। तो प्रेरित धारा की जो दिशा है वह निम्न के द्वारा जो प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है? तो वह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा प्राप्त होता है, इसका उत्तर डी सही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के कार्य प्रणाली को दर्शाता है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है वह विद्युत जनित्र के कार्य प्रणाली को बताता है। लेंज के नियम द्वारा प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है, जो प्रेरित धारा उस कारण विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। तो वह तापमान जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के लिए आवश्यक जो है वह कौन सा आवश्यक है? तो इसके लिए 10 के पावर 7 के आवश्यक है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। तो उप प्रधानमंत्री पद का जो सृजन है यह संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, इसका आंसर जो है बी सही है। उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री पद का भी पद संभाले थे। अगला प्रश्न है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह युक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? यह जो है किस पर लागू होता है? तो यह राष्ट्रपति पर लागू किया जाता है, इसका उत्तर बी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज जो है इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है, इसका आंसर जो है बी सही है। 34 नंबर प्रश्न है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश के तर्ज पर किया गया है? तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना जो है किस देश के तर्ज पर किया गया है? तो यह चीन देश के तर्ज पर किया गया है, इसका उत्तर सी सही है। चीन ने 1978 ईस्वी में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व किया जाता है, इसका उत्तर जो है ए सही है। भारत में प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। यह 1964 तक केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। बजट प्रस्तुत करने से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। तो डायमंड रिंग की घटना कब देखी गई है? तो डायमंड रिंग की जो घटना है पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में देखा जाता है। इसका उत्तर ए सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, चंद्रमा आता है तो आज सूर्य ग्रहण लगता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य को पुनः ढक लेता है और सूर्य का भाग कुछ सेकंड के लिए चमकदार अंगूठी के समान दिखता है, इसे ही डायमंड रिंग कहा जाता है। डायमंड रिंग को हीरक वलय भी कहा जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो है सबसे पहले किस क्षेत्र में आता है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले यह पश्चिमी घाट में आता है। इसका उत्तर सी सही है। भारत में मानसून सर्वप्रथम अरब सागर क्षेत्र के केरल तट पर आता है। भारत में मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से होकर आता है। 38 नंबर प्रश्न है, केरल में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हाथियों के लिए जाना जाता है? तो केरल में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह हाथियों के लिए जाना जाता है? तो हाथियों के लिए जो जाना जाता है वह पेरियार अभ्यारण्य जाना जाता है। इसका उत्तर बी सही है। जैसे और भी है कि पारुल वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना राज्य में स्थित है, जो इसे 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और दाचीग्राम नेशनल पार्क जो है यह जम्मू कश्मीर में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान में है। डोलमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में है। और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें कौन सा मिलान जो है सही नहीं दिया गया है? तो स्लेट बलुआ पत्थर, यह जो है यही मिलान सही नहीं है। स्लेट जो है इसमें सिस्ट होना चाहिए था, तो यह गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। सिस्ट सेल यह बिल्कुल सही है। संगमरमर चूना पत्थर यह भी सही है। क्वार्टर जो है यह बलुआ पत्थर तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन की जो जानकारी मिलता है वह किस स्रोत से मिलता है? तो इंडिका से मिलता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक सिद्धांत से है। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना चाणक्य के द्वारा किया गया था। चाणक्य को हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य नगर प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी इंडिका से ही मिलता है। अगला प्रश्न है, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बना था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है किनके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है डी सही है। अकबर बिहार को एक प्रांत 1580 ईस्वी में बनाया था। 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा किया था। 22 मार्च 1912 को इसकी अधिसूचना निकाला गया था। और 1 अप्रैल 1912 से बिहार एक प्रांत के रूप में कार्य करने लगा था। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग प्रांत बन गया था। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग राज्य बना था। 42 नंबर प्रश्न है, सरकार के अंग में शामिल है। इनमें से कौन कौन जो है सरकार के अंग में शामिल है? तो इसमें कार्यपालिका शामिल है, विधायिका शामिल है और न्यायपालिका शामिल है। न्यायपालिका जो है नगरपालिका या सरकार के अंग में नहीं है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही दिया गया है। ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इससे वृद्धि दर नापने में किया जाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। ऊर्जा का ह्रास की दर नापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। 44 नंबर प्रश्न है, केब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो केब्स चक्र की जो क्रिया है कहाँ संपन्न होता है? तो इसकी क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसका आंसर जो है बी सही है। केब्स चक्र के अंत में 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। राइबोसोम का खोज पिलेट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है। हरित लवक में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। हरित लवक केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जो है किस फिल्म को दिया गया है? इसका उत्तर जो है इसका उत्तर सी हो जाएगा। RRR को दिया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। फिल्म में RRR को नाटू नाटू गाने के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया है। 46 नंबर प्रश्न है, यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान को दुगना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया जाता है तो क्या होगा? दोनों पर जब समान बल लगाया जाता है
तो क्या होगा, तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। ए का त्वरण बी के त्वरण का आधा हो जाता है, तो इसका उत्तर सी सही है। 47 नंबर प्रश्न है, संकोच नदी की सीमा बनाती है। तो संकोच नदी जो सीमा बनाती है यह किसके बीच बनाती है, तो यह असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच बनाती है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 48 नंबर प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल जो श्रेणी है यह कहाँ पाया जाता है, तो पीर पंजाल श्रेणी यह जम्मू एवं कश्मीर में पाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बोमिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, पालघाट दर्रा केरल में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है और बड़ा लच्चा जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, तुलवुल परियोजना निम्नांकित में किस नदी पर स्थित है। तो तुलवुल परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है, तो तुलवुल परियोजना यह झेलम नदी पर स्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, पोंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, भाखड़ा नांगल परियोजना यह सतलज नदी पर है, भाखड़ा नांगल परियोजना पर भारत का सबसे ऊंची कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, हीराकुंड परियोजना पर विश्व का सबसे ऊंची लंबी बांध स्थित है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। अगला प्रश्न है, हेरोइन प्राप्त होती है। तो हेरोइन यह जो प्राप्त होता है यह कहाँ से किससे प्राप्त होता है, तो हेरोइन यह अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। इसका उत्तर बी सही है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन अफगानिस्तान देश में किया जाता है। 51 नंबर प्रश्न है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दिया था, तो यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था, तो यह परिभाषा जॉन सीले के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। 52 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका आंसर बी सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। और भी है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। तो अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ सेवाओं का निर्यात करना है। इसका आंसर जो है ए सही है। 54 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर जो है सी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि वर्तमान समय में मेहरगढ़ दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। लोथल से हमें बंदरगाह के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी पिगट के द्वारा कहा गया था। हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेंसन ने दिया था। मुंडी गौक जो है यह अफगानिस्तान में स्थित है। मुंडी गौक कहाँ, यह अफगानिस्तान में स्थित है। 55 नंबर प्रश्न है, महिला प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है। तो महिला प्रीमियम लीग क्रिकेट में कौन सा टीम विजयी हुआ था, तो विजयी जो टीम हुआ था वह मुंबई इंडियंस हुआ था। इसका आंसर बी सही है। निम्न में कौन सा कथन सीमांत उपयोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है। तो सीमांत उपयोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित जो करता है वह कौन करता है, तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 57 नंबर प्रश्न है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा। तो इसका वास्तविक आय क्या हो जाएगा, तो इसका वास्तविक आय जो है अपरिवर्तित रहेगी। इसका आंसर डी सही है। 58 नंबर प्रश्न है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध में करेंगे। तो यह किसका कथन था, तो यह जो कथन था यह कथन शेर शाह का था। इसका उत्तर सी सही है। शेर शाह ने 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। तो कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, तो औरंगजेब की जो दक्षता था वह बीना था। इसका उत्तर सी सही है। अकबर नगाड़ा नक्कार बजाने में निपुण था। औरंगजेब को हम आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था। औरंगजेब ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने चित्रकला पर क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। 60वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी में राज मुकुट के अधिकार में चला गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार में चला गया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा यह चला गया था। इसका उत्तर ए सही है। भारत शासन एक्ट 1858 के द्वारा भारत में क्राउन का शासन
प्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ हुआ था। 1858 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। 1858 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्षता कौन किया था? तो 1907 का अध्यक्षता कौन किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता आर.बी. घोष के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था, एक गरम दल और एक नरम दल में बट गया था। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा किया जा रहा था। एनी बेसेंट इन्होंने 1917 में अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के, और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किए थे, और बाल गंगाधर तिलक जो है यह कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में किसने चलाया था? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है यह किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा चलाया गया था। इसका उत्तर सी सही है। इसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इसकी स्थापना किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे, और सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। 63 नंबर प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युत के संबंध में लागू होता है, उसी के द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग के संबंध में उपबंध है, जो राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाने से संबंधित प्रक्रिया है। महाभियोग भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। यह स्वतंत्रता अंतर्निहित किसमें है? तो यह अनुच्छेद 19 के 1 के आ में निहित है। तो इसका उत्तर ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक के है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार का है। एक मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार के अंतर्गत 300 के क में इसे रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ किसे है? तो इस पर निर्णय लेने का जो अधिकार है किसे है? इस पर निर्णय लेने का जो अधिकार है यह संसद को है। इसका आंसर जो है सी सही है। मूल अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद का है। मौलिक अधिकार का सैनिक और सुरक्षा संबंधित कानून बनाने पर उल्लंघन हो सकता है। भारतीय संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। 66 नंबर प्रश्न है, भारत में युद्ध घोषित करने पर अथवा शांति समझौता का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सा सक्षम है? तो भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते पर निर्णय लेने के लिए इसमें कौन सा सक्षम है? तो इसके लिए जो सक्षम है राष्ट्रपति है। इसका उत्तर सी सही है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अभी तक 3 बार लग चुका है। 1962, 1971 और 1975 में अब तक लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान पर भरा जाना आवश्यक है। तो भारत के राष्ट्रपति के रिक्त पद पर भरा जाना आवश्यक है कितने दिनों के लिए? तो इसे 6 महीनों के लिए भरा जाना आवश्यक है। इसका उत्तर बी सही है। संविधान का अनुच्छेद 62 के आधार पर राष्ट्रपति के पद को रिक्त होने पर 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक ही काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया था। तो भारत ने समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया था, यह कहाँ से किया था? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। जैसे और भी दिया गया है कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राष्ट्रपति का आपातकालीन जो है यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा होती है। तो काल्पनिक रेखा जो है वह कंटूर होता है। इसका आंसर बी सही है। 70 नंबर प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। तो इसके बीच क्या संबंध होता है? तो इसके बीच
प्रतिलोम इनवर्स का संबंध होता है? इसका उत्तर बी सही है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है यह न्यास पर आधारित है। इसका उत्तर ए सही है। 72 नंबर प्रश्न है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। तो कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला जो डिटर्जेंट है वह कौन सा है? तो वह सल्फोनेट है। इसका आंसर ए सही है। 73 नंबर प्रश्न है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो सांस का परेशानी जो है क्यों नहीं महसूस होता है? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। इसका उत्तर सी सही है। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पर राज्य सरकार की अन्याय अधिकारिता है? तो किस पर राज्य सरकार की अन्याय अधिकारिता है? तो इसका उत्तर जो है, इसका आंसर सी हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा। इसका आंसर बिक्री कर है। बिक्री कर राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। निगम कर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। भारत में वैट का प्रयोग 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। फ्रांस विश्व का पहला देश है जहां जीएसटी लागू किया गया था और यह 1954 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्लैग नाम किसे दिया जाता है? तो स्लैग जो नाम है यह किसे दिया जाता है? तो यह गलित कैल्शियम सिलिकेट को दिया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण में कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण में कितने भेद होते हैं? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसके 4 भेद होते हैं। इसका आंसर सी सही है। 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक होता है। 77 नंबर प्रश्न है, रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो रीति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका बहुवचन रीतियां हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। 78 नंबर प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनना है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण, मानो घर घर न होए कोई चिड़िया घर हो। मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका अलंकार शब्द ए है। 79 नंबर प्रश्न है, पानी शब्द का वचन क्या होगा? तो पानी शब्द का वचन क्या होगा? तो पानी शब्द का वचन सदा एक वचन हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। 81 नंबर प्रश्न है, एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता होता है। तो एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता क्या होता है? तो इसमें एक्स क्रोमोसोम होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। मानव में क्रोमोसोमों की संख्या 23 जोड़ा होता है। 82 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन यह प्रोटीन होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला यौगिक हीमैटिन कहलाता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। रक्त 2 प्रकार के होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा है वह कौन सा पौधा है? तो वह पौधा यूकेलिप्टस है। इसका उत्तर जो है सी सही है। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंक कहा जाता है। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। सिकोया को कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा बीज आक्रेड होता है और सबसे बड़ा बीजांड साइकस होता है। साइकस को जीवित जीवाश्म में कहा जाता है। 84 नंबर प्रश्न है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली वाहिका जो है, रुधिर वाहिका, उसे क्या कहते हैं? तो उसे फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। इसका आंसर बी सही है। 85 नंबर प्रश्न है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। नीला थोथा का रासायनिक रूप से क्या है? तो नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो नीला थोथा रासायनिक रूप से यह कॉपर सल्फेट है। इसका उत्तर जो है बी सही है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र को कौन बनाता है? तो भारत के स्थलाकृति मानचित्र को कौन बनाता है? तो इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1851 ईस्वी में किया गया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया था और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। 88 नंबर प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम जो है यह मूलतः क्या है? तो एंजाइम जो है यह एक तरह से प्रोटीन है। इसका उत्तर जो है ए सही है। निम्नलिखित में कौन वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष
समीर बी कामत हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था और ये सोमनाथन जो है यह इसरो के अध्यक्ष हैं। 90 नंबर प्रश्न है, एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर जो है डी सही है। अब यहाँ से 5 प्रश्न मैथ का और 5 प्रश्न इंग्लिश का मिलेगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और 92 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। और 93 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं दिया गया है। ऐसे इसका आंसर जो है, इसका आंसर बता देते हैं 50। इसका आंसर इतना होगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। और 94 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 10/21 हो जाएगा। और 95 नंबर प्रश्न है कि मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया था? तो 57वां जो था यह पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया था। इसका उत्तर बी सही है। और 56 नंबर का जो था वह नीलमणि फुंकन को दिया गया था। 56वां इसे दिया गया था और 57 जो है इसे मिला था। तो इसका उत्तर बी सही है। अब यहाँ से 5 प्रश्न इंग्लिश का होगा। चूज द मोस्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फुल करना है कि आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न मुंबई मार्च 15। इसमें क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसमें फ्रॉम और इसमें ओन भरा जाएगा। तो इसका उत्तर ए सही है। 97 नंबर प्रश्न है, चूज द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स स्टिंग। स्टिंग, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 98 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो द इन एंड आउट्स। द इन एंड आउट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर डिटेल्स हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें दिया गया है कि डज द एवर ड्रिंक टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इज टी एवर ड्रंक बाय हिम हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। और 99 नंबर प्रश्न है, चूज द इनडायरेक्टली स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि ही सेड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। सी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर मोबाइल हो जाएगा। तो इसका उत्तर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द ही करेंट और सार संग्रह का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।